चलो एक बार ग्रुप में डाल दूं, कोई रहता नहीं गया। रोहित निकल गया, वैभव, तनिष, अभिषेक, कुशल, हिमांशु वगैरह, एक बार मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच की बात कर रहे थे, वो हमारा हो गया था कवर। ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे बातचीत करनी है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इसकी, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, पहले हमने क्या कवर कर लिया, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। बेसिकली यस इस सर। चैप्टर में हमने सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करनी है, फिर इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली जो होती हैं वो हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की ही पढ़ते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इसका, मेन इसकी बातचीत करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। वहां पे इसको बहुत ओके ज्यादा सर। डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में बेसिकली क्या है, हम इसमें देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तुम्हें पता ही है, जैसे नमक को पानी में घोल दिया या शुगर को पानी में घोल दिया, दीज ऑल आर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपली सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। दिव्यांश नहीं आया क्या? एक सेकंड, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें, solubility of a solid in a liquid depends upon, देखो, सॉलिड की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉलिड पे, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में सिंपली यहाँ पे तुम्हें क्या चीज याद रखनी है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक याद रखना। लाइक डिजोल्व लाइक का क्या मतलब है, पोलर पोलर सॉलिड dissolves in polar liquid and non-polar solids dissolves in non-polar liquids। बट ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही होता है। इन जनरल ऐसा होता है। ठीक है, इन जनरल ऐसा होता है कि पोलर सॉलिड जो होते हैं वो पसंद करते हैं पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करना, वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर लिक्विड में। एंड इफ आई टॉक अबाउट नॉन पोलर सॉलिड्स, वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स में। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है। तो ये जस्ट नेचर में इतना ही है हमें, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं भाई, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है तुम्हारा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, देखो टेम्परेचर पे ये किस तरह से डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं। देखो, अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, वो एंडोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। और ये चीज तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में तुम एक बॉर्न हेबर साइकिल भी पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें इस चीज को हम पढ़ते हैं
बेसिकली जब तुम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो पहले तो वो सॉलिड आयंस में ब्रेक करता है, उसके लिए हमें लैटिस एनर्जी चाहिए होती है, फिर उस आयंस की हाइड्रेशन होती है, फिर बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लैटिस एनर्जी मिली, एटम्स अलग अलग हुए, देन उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कौन से सॉलिड को हम किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम इन जनरल डिफाइन कर देते हैं, इफ डिसोल्यूशन ऑफ if dissolution of solid in liquid is an endothermic process, is an endothermic process। अब बताओ एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होना चाहिए, सॉलिबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज, बता चुका हूं ऑलरेडी इंक्रीज। ये, इंक्रीज, ठीक है। तो यस सर। ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि वही चीज है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, दैट मींस कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, सॉलिड लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व होगा। बट अगर एक्सोथर्मिक है, अगर यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, सो यहाँ पे लिखेंगे इफ dissolution of solid in liquid is an exothermic process, then on temperature increasing solubility क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज। तो तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी चीजें, यस सर। डाउट यहाँ तक किसी को कोई, नो सर। ठीक है लिख लो इसको यहाँ तक, तो लिख लिया। लिखिए सर। लिख लिया, ओके। एक सेकेंड, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, इसमें फैक्टर है प्रेशर। क्या लगता है प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, मतलब प्रेशर की वजह से कम होगा, ज्यादा होगा, क्या लगता है क्या होगा, तो प्रेशर की वजह से बढ़ेगा। सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी सर एक हद तक। क्यों, सर उसके मॉलिक्यूल्स और पास, जैसे सॉलिड अगर प्रेशर लगाएंगे तो सर मॉलिक्यूल्स और पास आने लगेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आएंगे, देखो ऐसा कुछ नहीं डिक्रीज है, हो जाएगी एस टू। कैन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो डिक्रीज हो जाएगी नहीं नहीं ऐसा सेम कुछ नहीं है, रहेगी देखो जैसी थी पहले सॉल्युबिलिटी। हाँ सेम रहेगी, मतलब उस पे नेग्लिजिबल फर्क आएगा ये मान लो, ठीक है, ना के बराबर फर्क आएगा। और ये ना के बराबर फर्क क्यों आएगा, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर, क्या होते हैं ये, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट
नो इफेक्ट एज बोथ solid and liquid are almost incompressible। देखो ना, उस केस में जब हम बात कर रहे थे गैस इन सॉलिड, तो तब जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो बेसिकली गैस कंप्रेसिबल होती है, वो कंप्रेस हो सकती है, तो वो कंप्रेस होके बेसिकली ज्यादा डिसॉल्व होगी। अब इस केस में लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, और सॉलिड तो वैसे इनकम्प्रेसिबल होता है, तो प्रेशर का इनके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं, नेग्लिजिबल फर्क आएगा। तो इसलिए प्रेशर का सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, क्लियर ये चीज? यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके चलो ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम सॉलिड इन लिक्विड के लिए इतनी ही बात करेंगे, ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे। अब जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो उन्हीं सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पे हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अभी इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, देन फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, इसको अब पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में। टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। अब जो बेसिकली इमिसिबल लिक्विड है उनको तो सोल्यूशन बोलना भी गलत है, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। जो इमिसिबल लिक्विड है उनको तो सोल्यूशन बोलना भी गलत है, बिकॉज इट इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। बट इसकी भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत इसकी बातचीत करेंगे। टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड क्या है? जो यूनिफॉर्मली एक दूसरे पे मिक्स ना हो, जो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। जैसे कि तुम्हें पता है ऑयल और वाटर ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो इस टाइप के सोल्यूशन को बेसिकली स्टडी करना है जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से, या बीकर मान लो। यहाँ पे एक लिक्विड है, ये यहाँ पे एक बी लिक्विड है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ए लिक्विड है। एक बी लिक्विड है और एक मेरे पास ए लिक्विड है। अब ये दोनों बेसिकली क्या है? कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स है। ये मेरे पास दोनों क्या है? कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स है। ठीक है, ऊपर से ऐसे ओपन मान लो। ठीक है, तो एक सेकेंड। अब देखो, अगर ये इमिसिबल लिक्विड है तो तभी बेसिकली क्या होता है ना, जब भी इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो वो मिक्स तो होते नहीं आपस में। तो एक क्या होता है, एक सब्सटेंस हैवी होता है, एक लाइट होता है। एक सब्सटेंस ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे होता है। जैसे ऑयल को वाटर में डालोगे तो ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी, नीचे वाटर की लेयर। तो जैसे इसमें ए लिक्विड लाइटेस्ट मैंने मान लिया, इसको लाइटर मान लिया, तो इसकी लेयर ऊपर बन गई, बी लिक्विड की इसके नीचे थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या स्टडी करना है? देखो यहाँ पे एक चीज हमें और करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक वो लगा दिया, फॉर एग्जांपल स्टिर। स्टिर करने के लिए इसको एक मैकेनिज्म इस तरह से लगा दिया, फैन टाइप। एक फैन टाइप चीज लगा दी जिसको घुमाने पे ये स्टिर हो जाएगा अच्छे से। ये क्यों किया है मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं इसको स्टिर नहीं करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे तो सिर्फ ए लिक्विड ही रहेगा। सरफेस पे तो सिर्फ ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे सिर्फ किसके बनेंगे? ए लिक्विड के बनेंगे। बट यहाँ पे स्टिर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़े टाइम के लिए बी लिक्विड भी सरफेस पे आए। स्टिर करता रहूंगा तो कभी ए सरफेस पे आता रहेगा, कभी बी सरफेस पे आता रहेगा, तो इस वजह से दोनों के वेपर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो वही है, यहाँ पे देखो दोनों के वेपर्स फॉर्म होंगे। एक के वेपर प्रेशर को बोल देते हैं पीए नोट, और दूसरे बी के जो वेपर्स बने हैं उनके वेपर प्रेशर को हम बोल देते हैं पीबी नोट। ठीक है, ए के जो वेपर्स बने उनके वेपर प्रेशर को मैंने बोल दिया पीए नोट, और बी के जो वेपर्स बने उसके वेपर प्रेशर को बोल दिया मैंने पीबी नोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीए नोट क्या है? पीए नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड पीबी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब ये यहाँ पे प्योर ए और प्योर बी का क्या मतलब है, देखो प्योर ए प्योर बी का ये मतलब है, देखो अगर मैं इसको अलग से रखूं इस लिक्विड को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिक्विड रखता हूँ, तो ए लिक्विड जब अलग से एक कंटेनर में रखूंगा तो उसकी वजह से कुछ वेपर्स बनेंगे और उसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर आएगा, और बेसिकली उस वेपर प्रेशर को मैं पीए नोट बोलूंगा। अब पीए नोट ये नोट लगा रहा हूँ, पीए नोट या पीबी नोट, ये लगाने का फंक्शन ये है कि ये प्योर वेपर प्रेशर, प्योर का मतलब कि इसके साथ कुछ भी मिक्सअप नहीं है, ये अकेला है, लिक्विड अकेला है और इसकी वजह से वेपर प्रेशर। अगर मान लो इसके साथ कोई मिक्स करके कोई सोल्यूशन फॉर्म कर ले, मान लो मैं इसके साथ कोई ऐसा लिक्विड मिलाऊं जो इसके साथ मिसिबल हो कंप्लीटली, जो इसके साथ घुल जाए, तो अगर वो घुल जाएगा इसके साथ तो इसके प्रेशर में फर्क आ जाएगा। अब वो प्रेशर में फर्क क्यों आएगा वो हम डिस्कस करेंगे जब हम मिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मिसिबल लिक्विड्स के बारे में। बट उसके बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसके प्रेशर में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। बट जब वो अकेला प्रेजेंट है तो वो प्योर प्रेशर है, इसलिए इसको पीए नोट बोलते हैं या पीबी नोट बोलते हैं। बट इनमिसिबल लिक्विड्स में वो दोनों मिक्सअप तो हो ही नहीं रहे, वो दोनों मिक्सअप करके सोल्यूशन तो फॉर्म कर नहीं रहे, तो एक तरीके से वो प्योर की तरह ही है, क्योंकि उन्होंने कोई मिक्सअप तो किया नहीं है उसके साथ, तो वो अलग अलग बैठे हुए हैं, तो उसका कोई लेना देना तो है नहीं आपस में। तो यहाँ भी जो ए की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, वेपर प्रेशर आ रहा है, उसको प्योर ही बोल रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर ही बोल रहे हैं। और बी की वजह से जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो पीबी नॉट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि उसने सोल्यूशन तो कुछ फॉर्म किया ही नहीं है। ठीक है भाई, पीए नोट पीबी नोट का मतलब समझ गए। एंड देन अब देखें तो पी टोटल, अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं, दैट इज पी टोटल की अगर बात करूं, तो वो किसके इक्वल होगा, पीए नोट प्लस पीबी नोट। ठीक है, पी टोटल किसके इक्वल होगा, पीए नोट प्लस पीबी नोट के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन ए एंड एन बी आर द मोल्स ऑफ moles of are the moles of A and B in vapor phase. A and B in vapor phase. ओके okay? अब वेपर फेज में देखो कुछ मोल्स ऑफ ए भी बने होंगे, कुछ मोल्स ऑफ बी भी बने होंगे। जो ए के वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मैंने एन ए मान लिया, और जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वेपर नॉट इन लिक्विड फेज, इन वेपर फेज, उसको मैंने एन बी मान लिया। अब डॉल्टन लॉ अगर तुम्हें याद हो, अच्छा इतना लिखो, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखाता हूँ, इतना लिख लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक, लिखो, लिख लो यहाँ तक जल्दी से। लिख लिया। हो गया सर। हो गया, एक सेकंड। तो अगर मैं डॉल्टन लॉ लगाऊं, और डॉल्टन लॉ अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, तो डॉल्टन लॉ बेसिकली लगता कहाँ है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ गैशियस मिक्सचर पे लगता है। मान लो कोई गैशियस मिक्सचर है जिसमें दो गैस के मोल्स हैं, अब ये बेसिकली ये भी तो एक गैशियस मिक्सचर ही बन गया, ये लिक्विड के ऊपर, दोनों लिक्विड के ऊपर ये दोनों दो गैसेस का मिक्सचर बन गया ना, एक एन है और एक एन बी है। तो यहाँ पे एक एन ए भी है मेरे पास, एन बी है, मतलब एक ए के नंबर ऑफ मोल्स है, एक बी के नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पे डॉल्टन लॉ बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ये मैंने चीज पहले भी बताई थी ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी टोटल। और अगर मैं पी बी की बात करूं तो पी बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। तो ये किसके इक्वल आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी टोटल।
और यहाँ पे मैं अगर ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, तो डिवाइड 1/2 कर दूं, अगर डिवाइड 1/2 कर दूं तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे देखो, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसिल, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल, तो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। बस ये एक सिंगल रिलेशन तुम्हें याद रखना है इनइमिसिबल लिक्विड्स। रिलेशन नहीं भी याद रहेगा तो डॉल्टन्स रो याद रखो, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन तुम खुद डिराइव भी कर सकते हो, बट याद रख लो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। जो इमिसिबल लिक्विड के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी रिलेशन से हो जाते हैं, पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, अब बेसिकली ये पी ए नोट पी बी नोट ही है। ठीक है, पी ए नोट पी बी नोट, पी ए नोट ये बेसिकली पी ए नोट पी बी नोट ही है। ठीक है, एन ए अपॉन एन बी। क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। कोई नहीं, ठीक है चलो, बस इमिसिबल लिक्विड्स में इतना ही था, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, और इसमें खास कुछ होता नहीं है, बस यही इसमें होता है। ठीक है, और इसमें याद रखना कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो सिंपली इक्वल होता है पी ए नोट प्लस पी बी नोट। बस ये चीज याद रखना। ठीक है, इसको पी टोटल को मैं पी सोल्यूशन भी बोल सकता हूँ, बट पी सोल्यूशन थोड़ा सा बोलना गलत है, क्योंकि ये सोल्यूशन तो है ही नहीं, ये इमिसिबल लिक्विड है, इसलिए यही बोलना सही रहेगा, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी। ठीक है, यस सर। लिख लो यहां तक। लिख लिया सर। हो गया सर। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने ना, सबने लिख लिया? किसी का बच रहा हो तो वो मेरे को रोक सकता है कि मेरे को लिखना है अभी। ठीक है, चलो अब हमें बेसिकली पढ़ना है मिसिबल लिक्विड्स के बारे में, टू कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब जैसे सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में हमने हेनरीज लॉ पढ़ा है, टू मिसिबल लिक्विड्स में हम एक और लॉ पढ़ेंगे, दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो या तो राउल्ट्स लॉ से आता है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ, तो बेसिकली अब राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ क्या है ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ लगता कहाँ पे है। तो राउल्ट्स लॉ जो लगता है वो बेसिकली लगता है आइडियल सोल्यूशन पे। कहाँ पे लगता है भाई? आइडियल सोल्यूशन पे। अब ये आइडियल सोल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो एक सेकेंड रुकना, लिखो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल only for ideal solutions. Raoult's law is applicable only for ideal solutions पे applicable होता है। और ideal solution क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। For a solution to be ideal, क्या होना चाहिए उसके लिए? ए के बीच में जो इंटरेक्शन है that should be equal to जो बी के बीच में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन एंड that should be equal to जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन है। ध्यान से सुनो अब मेरी बात। मान लो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दो अलग अलग लिक्विड है, उनको आपस में मैंने मिक्स कर दिया, ए प्लस बी को मिक्स कर दिया, दो अलग अलग लिक्विड है। अब ये कंप्लीटली होमोजेनियसली मिक्स हो गए मिसिबल लिक्विड्स का, तो यही मतलब है।
तो जब वो अलग अलग, मान लो ए कहीं अलग बैठा है और बी कहीं अलग बैठा है, फॉर एग्जाम्पल ए कहीं अलग बैठा है, बी कहीं अलग बैठा है, ए जब अलग बैठा होगा तो ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, और जब बी अलग बैठा होगा तो बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी, बी के आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी। और जब तुम ए और बी को मिक्स कर दोगे दोनों को, तो फिर ए और बी के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगी। जब ये तीनों इंटरेक्शन, जो ए के बीच में इंटरेक्शन है, जो बी के बीच में इंटरेक्शन है, जो ए बी के बीच में जब ये तीनों इंटरेक्शन इक्वल होती हैं, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। एंड तुम्हें पता है कि आइडियल केस जो होता है वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियलिटी में। तो रियलिटी में आइडियल सोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, जैसे आइडियल गैस की नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इट इज जस्ट ए रेफरेंस कि ये हमने बोल दिया कि ये रेफरेंस की तरह हम यूज करते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन है भाई। मतलब एक आइडियल सोल्यूशन इस तरह का होना चाहिए जिसमें इंटरेक्शन का कोई फर्क ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडियल सोल्यूशन होता है। अब एक बार हम ये राउल्स लॉ पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिसमें बेसिकली ये इंटरेक्शन फर्क हो जाती है। मतलब ये ए बी इंटरेक्शन कई बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन, या फिर बी बी इंटरेक्शन, या फिर ये ए बी इंटरेक्शन कई बार वीक हो जाती है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन या फिर बी बी इंटरेक्शन। तो फिर हम उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उन केसेस में बेसिकली क्या होता है जब वीक हो जाती है इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट फिलहाल हम पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन के बारे में, जहां पे ये तीनों इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और रियलिटी में आइडियल सोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती। समझ आ गया व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिकली अब देखते हैं आगे। एक सेकेंड। हाँ, तो अब आइडियल सोल्यूशन में देख लेते हैं। आइडियल, अब राउल्स लॉ क्या है उसको देख लेते हैं। राउल्स लॉ है क्या? सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, partial vapor pressure of any component above solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। लो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। स्लो हो गया। मान लो एक मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया, एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी को मिक्स कर दिया, एक सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे ऊपर वेपर्स भी बनेंगे, ए और बी के वेपर्स भी बनेंगे। ठीक है, बनेंगे ना? यस सर। तो जो ए की वजह से वेपर प्रेशर आया उसको पी ए बोल दिया, और जो बी की वजह से वेपर प्रेशर आया उसको पी बी बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब वो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर जो होता है नॉर्मल, हम इस चैप्टर में वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। बस बेसिकली जो इक्विलिब्रियम पे हो गया, इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट मतलब ए और बी में बात कर रहा है वो, तो मान लो मैं ए का वेपर प्रेशर देखना चाहता हूँ, अबव सोल्यूशन जो बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। मतलब इस लिक्विड में जिसके मोल जितने ज्यादा होंगे, मतलब ए और बी के, जैसे मान लो मैंने ए के 0.1 मोल रखे और बी के 0.9 मोल रखे, तो मोल फ्रैक्शन किसकी ज्यादा? बी की ज्यादा। तो वो लो क्या बोल रहा है कि जिसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होगी,
वेपर प्रेशर भी उसी का ही ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर जो हो, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा above solution is directly proportional to the mole fraction in the solution, मतलब लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जिसकी जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन, ऑब्वियसली खुद सोच के भी देखो, जिसकी जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसके उतने ही ज्यादा वेपर बनने चाहिए और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होना चाहिए। खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस से भी तो ये चीज सही दिख रही है, और यही राउल्ट्स लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का अबव सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। समझ आई बात? यस सर। अब इसको अच्छे से लिखाता हूं, रुको, इसको अच्छे से लिखाता हूं। देखो, पहले तो देख लेते हैं सब टर्म्स का मीनिंग। देखो, पीए नोट, पीबी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। और वाई वाई बी क्या है? वाई ए कॉमा वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज। इस चीज को समझो। देखो, ये जो सोल्यूशन था बेसिकली, यहाँ पे ये सोल्यूशन है दोनों का, ए और प्लस ए प्लस बी का। ऊपर जो वेपर बने, एक को पीए बोल दिया, एक को पीबी बोल दिया। देखो, एक्स से एक्स बी क्या है? पीए नोट पीबी नोट। देखो, पीए नोट पीबी नोट क्या है? प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर ए और प्योर बी का। मतलब जब ये अलग अलग प्रेजेंट हो गए, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया तुम्हें, जब ए अलग प्रेजेंट होगा तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, जब बी अलग प्रेजेंट होगा उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, दैट इज पीए नोट पीबी नोट। बट जब मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद जब ये वेपराइज हुए, तो इस केस में जो ए का वेपर प्रेशर है दैट इज पीए, और बी का जो है वो पीबी है। ये है सोल्यूशन में इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है। अच्छा, एक्स एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी सोल्यूशन में। सोल्यूशन में ए और बी की मोल फ्रैक्शन कुछ होगी ना, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके, तो वो एक्स एक्स। वाई वाई बी क्या है? वेपर फेज में। देखो, वेपर फेज में भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे और कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होंगे, तो वेपर फेज में भी कुछ ए की मोल फ्रैक्शन होगी ना, और वेपर फेज में कुछ बी की मोल फ्रैक्शन भी होगी। उसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई वाई बी से। ठीक है, डिनोशन समझ आ गया ना, किसको किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर इतना लिख लो। लिक्विड, मैं एक सेकंड। सर सर हाँ लिक्विड बोलो। और लिक्विड और वेपर फेज में मोल सेम होंगे क्या सर? नहीं नहीं, सेम नहीं होंगे ना, फिर डिफरेंट होंगे? इसी चीज को तो समझ। हाँ, डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ओके सर। इस चीज को, हाँ इस चीज को समझेंगे, अभी ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे और काफी चीजें समझेंगे। अच्छा, इतना लिखो, मैं एक सर सेकंड ये में, इसके यहाँ तक कोई वोलेटाइल, डाउट तो नहीं है किसी? हम्म। सर इसके वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड करेगा ना ये तो, कि गैस में मोल फ्रैक्शन हाँ कम होंगे ज्यादा होंगे। हाँ, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल वॉलेटाइल नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लो अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो डिपेंड्स कि किसके, क्योंकि अल्कोहल इज ए मोर वॉलेटाइल, तो अल्कोहल के मोल्स जल्दी बन जाएंगे। हाँ, इट डिपेंड्स, तो आप बात करेंगे उसके बारे में, अभी जस्ट तुम देखो। बट दिक्कत ये है ना कि अल्कोहल और वाटर का जो सोल्यूशन होगा, इट इज नॉट अ आइडियल सोल्यूशन। इंटरेक्शन का फर्क आ जाएगा। एक्चुअल में तो कोई आइडियल सोल्यूशन नेचर में होता ही नहीं है। और ये जो सब आइडियल सोल्यूशन में जो भी बातचीत होगी, ये सब हाइपोथेटिकल बातचीत होगी, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है कि इंटरेक्शन सेम है। एक्चुअल में तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि एक भी इंटरेक्शन इनके सब सेम हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लोज यस हो सर। सकता है। ठीक है, नियर टू आइडियल सोल्यूशन हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक सेकंड लिखो, मैं एक मिनट आया पानी पी के। यस सर।
ठीक है। अच्छा, पी ए पी बी क्या है? पी ए कोमा पी बी, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी अबव द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन के ऊपर जो ए एंड बी है उसका पार्शियल प्रेशर, वो प्योर का था पी ए नॉट पी बी। अब एक बात मेरे को बताओ, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी ये तो 1 के इक्वल होगा, बताओ होगा या नहीं? यस सर। यस और वाई वाई ए प्लस वाई बी भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना? यस सर। 1, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वो क्या बोल रहा है कि पीए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है? यही तो राउल्ट्स लॉ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अबव सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो वही मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है पी ए नॉट। वो कांस्टेंट क्या होता है? पी ए नॉट यस सर। एक्स, एक सेकेंड, एक्स। वैसे ही अगर हम देखें पीबी जो होगा दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और फिर यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा कांस्टेंट दैट इज पीबी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। क्या क्या चीजें आ गई? पीए किसके इक्वल आ गया? पीए नॉट एक्स से। पीबी किसके इक्वल आ गया? पीबी नॉट एक्स बी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे लाइन लगा के लिखते हैं, जो पी सोल्यूशन होगा या टोटल वेपर प्रेशर, जो दिस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी सोल्यूशन जो लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा? पीए प्लस पीबी के तो इक्वल होगा ये, पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा। और पीए की वैल्यू किसके इक्वल है? पीए नोट एक्स ए के। और पीबी की वैल्यू किसके इक्वल है? पीबी नोट एक्स बी के। ठीक है, तो यहाँ से पी सोल्यूशन का एक फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये तुम्हें यूज करना पड़ेगा बार बार। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये कोई याद रखने वाली भी चीज नहीं है। इसको बोलूंगा मैं कि पी सोल्यूशन जो होता है, आइडियल सोल्यूशन का जो पी सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? पी ए नोट एक्स से प्लस पीबी नोट एक्स बी। मतलब अगर तुम्हें पी ए नोट पीबी नोट दे दे और एक्स से दे दे, तो ऑब्वियसली एक्स से दे दे तो एक्स भी तुम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो 1 से माइनस करके। तो वहां से तुम पी सोल्यूशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हो ना? अब देखो एक चीज और, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, देखो एक चीज और प्रूफ करनी है हमें। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? पी ए किसके इक्वल बोलूंगा? बोल सकता हूँ क्या? वाई ए इंटू पी सोल्यूशन। यस सर। बोल सकता हूँ ना, बिकॉज ये उसका पार्शियल प्रेशर हो गया, ये उसकी मोल फ्रैक्शन होगी वेपर। यहाँ पे तो वेपर की मोल फ्रैक्शन रखेंगे ना, बिकॉज डॉल्टन लॉ लगता है गैसियस मिक्सचर में, ना कि लिक्विड में। तो गैसियस मिक्सचर में जो ऊपर गैस बन रखी है उसमें तो मोल फ्रैक्शन पाए है इनटू ये टोटल प्रेशर हो गया। पी सोल्यूशन इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, और अगर मैं पी बी की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी सोल्यूशन। सही है? यस सर। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे कर देता हूँ 1/2 डिवाइड 1/2। तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वाई अपॉन वाई बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन वाई बी। ये दोनों रिलेशन याद रख लो, इससे हमारा काम बन जाएगा। वैसे मैं एक और रिलेशन डिराइव करूंगा, बट जो मैं एक और रिलेशन डिराइव करने वाला हूँ वो तुम्हें ना भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, ये दोनों याद रखना। इन दोनों की हेल्प से वो तीसरा डिराइव हो जाता है, बट वो तीसरा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें याद होना चाहिए। याद रख सकते हैं तो उसको भी रख लेना। कैलकुलेशन कई बार होता है कि जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ये फायदा होता है, बट ये तो जरा याद जरूर रख लेना।
कि अगर मेरे को पी ए पी बी पता हो तो मैं बेसिकली वाई ए वाई बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता है ना वाई बी की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, 1 - वाई ए रख सकता हूँ ना, यस वाई सर। बी की जगह में 1 - तो एक हिसाब से अगर मेरे को पी ए पी बी बता दो तो मैं वाई 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 बी दोनों निकाल सकता हूँ ना। यस सर। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको डेरिवेशन, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके लिख लो इसको फिर, यहाँ तक क्लियर है तो। सर ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा? हाँ मतलब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर और भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब फिर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना दोनों का, तो उससे कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही इस चीज को बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज करने पे ये नहीं क्लियर ना कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना, दोनों का बढ़ जाएगा, दोनों लिक्विड का बढ़ेगा ऑब्वियसली। किसका ज्यादा बढ़ेगा ये बोलना सही नहीं होगा। ठीक है, सर हेनरी लॉ के लिए कोई भी टेम्परेचर हो सकता है? हेनरीज लॉ के लिए क्या? टेम्परेचर तो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, क्या बोल रहे हो? सर हेनरी लॉ किसी भी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता, वेरी लो टेम्परेचर पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए हेनरीज लॉ के लिए। या मॉडरेट होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए? हाँ बहुत लो अगर होगा टेम्परेचर तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो उस केस में हेनरीज लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं एप्लीकेबल होता। ओके। सर हो गया। ओके तो यहाँ पे अगर देखें हम, अच्छा एक और रिलेशन डिराइव करते हैं। देखो हम ये बोल सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब तुम्हें पता है, देखो पी ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, या फिर ये क्यों लिखना है हमें, तुम्हें ये रिलेशन पता है ना, अभी अभी तुमने ये रिलेशन देखा। देखो पी ए किसके इक्वल आया था, वाई ए इंटू पी सोल्यूशन। अच्छा पी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ पी ए नॉट एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी सोल्यूशन। एक तो ये चीज होगी, दूसरी पी बी नॉट, एक सेकेंड, पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी सोल्यूशन। सही है ना, ये दोनों चीजें लिख सकता हूँ। अब यहां से क्या करता हूँ, एक्स ए की वैल्यू निकालता हूँ, यहां से क्या आएगी, वाई ए इंटू पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी ए नॉट, पी ए नॉट। यहां से निकालता हूं एक्स बी की वैल्यू, वो क्या आएगी, वाई बी इंटू पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी बी नॉट। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन पुट करूंगा अगर तो क्या होगा, वाई ए इंटू पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी इंटू पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी बी नॉट इक्वल्स टू 1। अब क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को, ये रिलेशन याद रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, बट एक और रखना चाहते हो तो वो रख लो। पूरी इक्वेशन को पी सोल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, रिलेशन क्या आ जाएगा, वाई ए, इसको एक सेकंड इसके साथ लिखते हैं, वाई ए डिवाइड बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी
डिवाइड बाय पीबी नॉट इक्वल्स टू 1 बाय पी सोल्यूशन, एक ये भी रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन याद रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, बट अगर ये याद नहीं भी है तो देखो तुम्हें ये दोनों रिलेशन तो हमने निकालने सीख ही लिए ना, मतलब ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, तो अल्टीमेटली हम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मतलब ये तुम्हें ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। डॉल्टन लो वाली चीज याद रखना ये वाली, और इसको जो डिवाइड किया हमने और ये रिलेशन निकाला था पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई बी, ये याद रखना, इनसे सब हो जाएगा। बाकी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इससे हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा वाई वाई बी का पी सोल्यूशन के साथ, पी ए नोट पी बी नोट का पी सोल्यूशन के साथ एक डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन इज वाई अपॉन पी ए नोट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नोट इक्वल्स टू 1 बाय पी सोल्यूशन, ठीक है। बस यही है डेरिवेशंस यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। यस सर। ओके, लिख लो इसको यहाँ तक। सर डन। डन, ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ हेप्टेन, वेपर प्रेशर इसका है, हेप्टेन का जो वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज 92 mm of Hg इज मिक्स्ड विद, ये जो वेपर प्रेशर ये प्योर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, प्योर हेप्टेन का, इज मिक्स्ड विद 4 moles of octane, और इसका वेपर प्रेशर गिवन है 31 mm of Hg। forms an ideal solution, forms an ideal solution, find out the vapor pressure of, find out the vapor pressure of solution। करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। आया आंसर? 43.2 mm of Hg। हाँ सही है, 43.2 सही आंसर। सिंपल ही था ना, क्या करना था, एक्स से निकालना था, एक्स भी निकालना था। एक्स से कितना है, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 5, एक्स 1/5, एक्स भी आ जाता 4/5, फिर फॉर्मूला लगाना पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन,
of two components A and B is represented as P solution is equal to 120 XA plus 90 mm of Hg. Determine PA naught and PB naught. PA naught and करो इसको जल्दी से, टाइम कम बचा है हमारे पास, जल्दी सॉल्व करो इसको। So PA naught 120. PA naught कितना आया? 120. नो 120 नहीं है। ध्यान से देखो थोड़ा। देखो सिंपल है, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है तुम्हें जो पी सोल्यूशन है, तो कंपेयर करना पड़ेगा। देखो हाँ पे कंपेयर कर लो। पी सोल्यूशन क्या होता है? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो अब यहाँ पे तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो एक्स बी कहीं नहीं दिख रहा, तुम्हें एक्स ए दिख रहा है। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम क्या करते हैं, एक्स बी की जगह एक्स ए की फॉर्म में पुट कर सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स ए रख दें। अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, दैट इज पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक्स ए के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम हमारे पास एक्स ए दो जगह है, तो क्या करते हैं एक्स ए को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। अब देखो, अब तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एक्स ए के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ भी एक्स ए के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस कुछ है प्लस कुछ है। तो कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली पीबी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 90 mm ऑफ एच जी। एंड पीए नोट माइनस पीबी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 120। यस सर 120। तो ये यहाँ पे 90 पुट करोगे तो पीए नोट कितना आ जाएगा, 120 प्लस 90 दैट इज 210। माइनस 90 आया। उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इधर लिखोगे ना 90। ओके ओके ओके। इधर 90 लिखोगे, उधर जाके प्लस हो जाएगा। समझ आ गया ना? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। ये काफी बार मेंस में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में दे देते, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन को एक दूसरे Yes, तरीके से sir. भी किया, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था कि मान लो अगर मैं एक्स ए को 0 मान लूं, तो अगर मैं एक्स ए को 0 मान लूंगा तो पी एस किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। बट जब तुम एक्स ए को 0 90. मान लोगे तो एक्स बी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। दैट मींस ये Yes, जो sir. पी सोल्यूशन आएगा दिस इज पीबी नोट, दिस इज पीबी नोट। इस तरह से भी कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ये भी एक, हाँ ये भी एक तरीका है। चलो आई होप ये आज का लेक्चर तुम्हें क्लियर हुआ हो। अच्छा, होमवर्क डिस्कस करने के लिए तो टाइम नहीं बचा, बट तुम क्या कर लो, पूरा शीट कंप्लीट कर लो, जेई एडवांस का भी कंप्लीट कर लेना, हम इकट्ठा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। स्मॉल कल कंसेप्ट भी के। है आपकी क्लास अब? कल नहीं होगी, शायद परसों होगी। सर रेगुलर अब 2 days है लगातार आपकी।
2 डेज है क्या लगातार? अच्छा देख लो, मैंने Yes, टाइम sir, टेबल देखा timetable नहीं में- है, एक बार देख लूंगा, शायद हो। अच्छा हो सकता है, फिर शायद हो सकता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कल होगी तो बढ़िया है। तो मोल कंसेप्ट की जे एडवांस के भी कर लेना क्वेश्चन, फिर हम Yes, sir. इकट्ठे कल डिस्कस कल करेंगे। भी है ओके, सर। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट फिर सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की सर शीट डिस्कस बल्कि करेंगे, आपकी ठीक है? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन है सर आपकी। यस सर। अच्छा Yes, हाँ sir. सर। चलो देखता हूँ मैं, कुछ होगा देखता हूँ मैं, शायद तो सर तुम्हें गलत ना टाइम टेबल मिल गया हो, मैं एक बार रीचेक कर लूंगा, ठीक? सर तो फिर क्या करना है सर, वही एडवांस वाले कंप्लीट करने हैं? हाँ हाँ, ओके एडवांस वाले कंप्लीट कर, ठीक है? ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। ओके गुड इवनिंग चलो, बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर।